कैलकुलेटर है जिसमें हमने FP200 को मैक्सिमम रेप्लिकेट किया। कुछ हंड्रेड्स में आंसर डिफर होता है बिकॉज ऑफ डेसिमल करेक्शंस जो हम लोग करते हैं। तो अभी ये बेसिक रिटायरमेंट कैलकुलेटर है। सेकंड स्क्रीन है बकेट स्ट्रेटजी। कि बकेट स्ट्रेटजी यूज करके रिटायरमेंट कॉर्पस को कम कैसे किया जाता है। तो बेसिकली जो बेसिक रिटायरमेंट है और बकेट स्ट्रेटजी, उसमें ये बीच का एक एरिया एक्स्ट्रा डाला है। तो अगर मैं सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे सिर्फ रिटायरमेंट का आउटपुट आएगा, और यहाँ पे डेटा डालता हूँ तो बकेट के हिसाब से आएगा। मैं एक करके दिखाता हूँ। देव भाई, हाँ हाँ, जूम मीटिंग भेजा है, ज्वाइन करोगे? हाँ हाँ, चालू कर दिया ऑलरेडी, आइए ना। तो हाँ, मिस आउट, ठीक है। अंकित, कैन यू वेट, जस्ट देव पटेल इज आल्सो ज्वाइनिंग। या फाइन। तो इस तरीके से जस्ट मैं बता रहा हूँ कौन से स्क्रीन डेवलप किए। एक TVM करके किया है जिसमें हम लोग फ्यूचर वैल्यू डालते हैं, टाइम वैल्यू। और फिर उसका एक्सपेक्टेड गोल कितना है, रिटर्न क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, उसके हिसाब से डिफरेंस कुछ लगेगा इन्वेस्टमेंट गोल के लिए। फिर एक PV का FP फाइंड आउट करने के लिए छोटा सा एक कैलकुलेटर रखा है, और यहाँ पे इंक्रीजिंग SIP वाला एक कैलकुलेटर रखा है मैंने। अगर पर मंथली में इन्वेस्ट करता हूँ कोई एक्स अमाउंट तो कितनी बढ़ के आगे होगी। फिर दूसरे स्क्रीन में EMI के रिलेटेड सारा कैलकुलेशन किया है, और रियल एस्टेट का जो टैक्स कैलकुलेशन होता है, तो हर साल ATC 24B में अपना कितना टैक्स बचेगा करके। फिर चाइल्ड एजुकेशन गोल्स के हिसाब से एक कैलकुलेटर रखा है, और एक PA कैश फ्लो वाला है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर एक इंश्योरेंस के रिलेटेड सम इंश्योर्ड कैलकुलेट करने के लिए रखा है मैंने। और वेकेशन प्लानिंग है जिसमें हम लोग अगेन कैश फ्लो वाइज कैसे पूरा वेकेशन प्लानिंग का करते हैं उसका रखा हुआ है। एंड अगर ये सब कैलकुलेशंस करते हुए कुछ आपको वापस TVM लगता है तो एक इंस्टेंस यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसके बाद लास्टली हमने एसेट एलोकेशन रीबैलेंस SIP का अगर करते हैं तो क्या अपना फ्यूचर वैल्यू होगा। एंड अगर लमसम किसी का पैसा लेते हैं और एसेट एलोकेशन करके रखते हैं तो एक क्या एवरेज CAGR आता है कमिट करने के लिए। तो वो एक स्क्रीन हमने बना के रखा है। एंड लास्टली एक अपडेटर का है, कुछ भी अपडेट्स होंगे चेक फॉर अपडेट्स पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो मुझे वर्जन फाइल आ जाता है कि ये वर्जन का फाइल है, ये डेट है। तो अगर भी 2005 में मैं कुछ नया चेंजेस कर रहा हूँ तो मेरा वर्जन हायर है कंपेयर टू द पीपल हु आर बाइंग इट। तो अभी मैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल का एक फंक्शनलिटी निकाल रहा हूँ जिससे कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल किया तो ये पूरा कैश फ्लो का चार्ट बाहर आ गया। तो ये मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ, ये जैसे ये हो जाएगा एक वीक में तो ये फिर 2005 रिलीज होगा, वहाँ पे दिखने लगेगा, लोग डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं। तो पर इज नॉट ज्वाइंड येट, मैंने एडमिशन तो ओपन ही रखा है। हाँ हाँ, कितना टाइम लगेगा? अच्छा, 10 मिनट लगेगा। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते, फिर आप आइए। ठीक है, ठीक। अंकित, 10 मिनट लागसे। नहीं नहीं, अपन कंटिन्यू करते हैं, वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। तो बकेट स्ट्रैटेजी में मैं एज डालता हूँ 35। 85 इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फीमेल का एज फॉर एग्जांपल 32 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अंकित, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, 1 मिनट। मुझे स्क्रीन अपना चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग ही दिख रहा है। ओके, मैं स्टॉप करके वापस शेयर हाँ करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। सो सो पंकज, ये अपना जो कैलकुलेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, हाँ जी, उसी को कन्वीनियंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसको रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता, राइट? वंडरफुल है। उसी को कैसे कन्वीनियंटली यूज करें, तो मेरे लिए एडवांटेज होता है, जैसे ये कैलसी में कैलकुलेट करता हूँ तो ऊपर नीचे देख के फिर अमाउंट वापस रीचेक करता हूँ। बट अगर स्क्रीन में मेरे सामने ही है, वो कैलकुलेट किया, वो तो नंबर सारे सामने ही है। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर आपने बोला कि मुझे खाली रिटायरमेंट प्लानिंग का देखना है, या रिटायरमेंट प्लानिंग का अभी आपसे बात कर रहा हूं, जैसे अंकित करोगे, तो आपका जस्ट कैलकुलेट करके इसका खाली स्नैपशॉट बना के आपको व्हाट्सअप कर दिया, तो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग ऑन स्क्रीन आपके मोबाइल पे दिख रहा है। देखो पंकज जी, इस तरीके से होता है करके।
ओके सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट। तो ये केल्सी वाला आंसर में उसको वो रिप्लिका नहीं कर सकता या उसको समझने के लिए डिफिकल्ट है। पीवी ये सब मेरे को दिखा के ऐसा दिखाना पड़ेगा सर ऊपर नीचे या पेपर पे डालना पड़ेगा। बट यहाँ पे वो देखता है प्री रिटायरमेंट इन्फ्लेशन, पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन, मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस, यानी उसके सामने खुद पढ़ सकता है। वही चीज है अपना केल्सी, जो केल्सी जो मूल है उसको कभी नहीं छोड़ा है, क्योंकि केल्सी है तो सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं है। तो एग्जैक्टली केल्सी को किस तरीके से स्क्रीन पे लेके आए क्लाइंट के लिए विजिबल हो, वही अपना एक गोल था कि कस्टमर छोड़ो लेकिन अपनी लाइफ कैसे स्मूथ इजी हो किसी को समझाने के लिए। There is a whole idea about this edulator. Okay, sorry, go ahead. Yeah, no problem. Thank you. Wonderful. Yeah. तो मैंने अभी स्पाउस का एज डाला है, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी डाला है, एक पर्सन का रिटायरमेंट आज डाला है। अभी इन्फ्लेशन भी प्री और पोस्ट दो अलग अलग तरीके के रहते हैं, तो हमने बोला जनरलाइज नहीं रखेंगे, दोनों को अलग ही रखेंगे। तो प्री में 7 लिया, पोस्ट में मैंने 6 लिया। फिर प्री रिटायरमेंट रिटर्न मैंने 12% लिया एंड पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न मैंने 7% लिया, क्योंकि इन्फ्लेशन से 1% ज़्यादा। और मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल मैंने 50,000। अभी सिंपल इतना करके कैलकुलेट प्रेस किया ना मैंने, तो मुझे सारा इमीडिएटली ये डिटेल्स मिल गया कि इसका एक्यूमुलेशन फेज 20 साल है, 36 ईयर्स कंजम्पशन करने वाला है, 1,93,000 इसका पहले महीने का खर्चा है और 7 करोड़ 9 लाख रुपया इसको लगेगा। अभी इसमें क्लाइंट अचानक से बोलता है, सुनो मेरे पास एक 15 लाख रुपया ईपीएफ में पड़ा है, तो आप उसको भी बताइए कि शॉर्टफॉल कितना रहेगा। तो मैंने ईपीएफ का पैसा डाल दिया। ईपीएफ का एक लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न पकड़ा 8%, आगे जाके रिटर्न कम होते जाएंगे इसलिए। और वो बोलता है मंथली कंट्रीब्यूशन मेरा 8,000 रुपया है, तो मैंने इसको भी कंसिडर कर लिया और फिर वापस प्रेस किया। तो अभी मैं उसको बोल सकता हूँ कि 1 करोड़ 15 लाख रुपया तेरा ईपीएफ से आएगा, तो तेरा शॉर्टफॉल सिर्फ 5,93,084,000 है करके। तो इस तरीके से ये हो गया। अभी नीचे के जो 3 फील्ड्स है ये ऑप्शनल फील्ड है, बट इसको भी हम लोग यूज कैसे करते हैं मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मीनवाइल अभी हम लोग बकेट स्ट्रेटेजी में जाते हैं। सिंस पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड 36 ईयर्स का है, तो सारा पैसा मुझे एक साथ नहीं चाहिए। अंकित, फर्स्ट स्लाइड बेसिक रिटायरमेंट पे आ जाओ। पंकज, इसमें क्लियरिटी कुछ आया? बेसिक रिटायरमेंट पे अंकित आ जाओ, क्लिक ऑन फर्स्ट बेसिक रिटायरमेंट। नहीं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। हाँ, क्लियरिटी, राइट। तो इसमें अपना जो नॉर्मल रिटायरमेंट जो हम लोग प्लान करते हैं केल्सी से, वही चीज हम लोग ने ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। करना आसान है। हाँ, आसान है, भेजना भी आसान है, पेपर पे भी लेके आना। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी अंकित ने वो फ्लो चार्ट बनाया वो भी रखते हो, और उसके साथ अगर फ्लो चार्ट के बदले इसको ही मैंने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया और इसी को एक्सप्लेन करता हूँ कस्टमर के लिए, तो उसके लिए भी बहुत आसान है। बढ़िया चीज है। तो ये एक बहुत क्लियरिटी वही हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से कस्टमर को इजीली एक्सप्लेन करें, राइट। ये फर्दर स्टेप से आगे बकेट स्ट्रेटेजी। अभी शॉर्टफॉल है, तो शॉर्टफॉल इतना है जिसके लिए एक फ्लैट एसआईपी 64,500 का लगेगा, या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 61 लाख का कर दे। एंड ये जो लास्ट वाला है इंक्रीजिंग एसआईपी, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 5% डालता हूँ और कैलकुलेट प्रेस करता हूँ, तो मुझे बोलता है 46,500 रुपीज की एसआईपी चालू करो और हर साल से आप 5% बढ़ाते जाओ। तो ये भी इमीडिएटली साथ में कैलकुलेट हो जाता है। अभी ये 3 फील्ड्स जो है स्ट्रैटेजी, CAGR, ये सब बकेट के रिलेटेड हैं। तो अब मैं बकेट में एक जस्ट सिंपल डेटा डालूंगा कि पहला टेन्योर है 10 साल का, कि 55 से 65 तक जितना पैसा चाहिए वो 7% इंस्ट्रूमेंट पे पड़ा रहेगा। तो कॉर्पस कितना साइड में रखना है, तो इससे मुझे समझता है कि 2 करोड़ 21 लाख रुपया मुझे एट द एज ऑफ 55 ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रख देना है जो 7% से मुझे रिटर्न देते रहेगा। एक मिनट अंकित, सॉरी पंकज जी, बकेट स्ट्रेटेजी आइडिया है ना मोटा मोटी? है। हाँ, सो क्या करते हैं, रिटायरमेंट के बाद पैसा जो क्रिएट किया हुआ है केटी, वो एक साथ कस्टमर को वो डेट फंड में पार्क करने से अच्छा हम लोग बोलते हैं कि जो इनिशियल पीरियड से वो तो डेट में से ही आना चाहिए आपका जो रिटायरमेंट केटी आ रहा है पर मंथ का, बट जो आगे के पीरियड के वो पैसे क्यों डेट में रख रहे हो, वो आप ड्यूरेशन के हिसाब से पार्क करो। तो इसमें आप देखोगे ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, वो भी एकदम क्लियरिटी दिख रहा है स्क्रीन पे। तो एकदम अपने लिए भी कैलकुलेट करना आसान है एंड कस्टमर को भी दिखाना, वो भी वो सोचता है कि हाँ यार सामने दिख रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। नहीं, बहुत अच्छा है। यस, सॉरी अंकिता।
अरे डोंट बी सॉरी, आई एम Yeah. रियली अप्रिशिएट फॉर हेल्पिंग કે मी એટલે you are in a flow but नो नो आई basic नो आई एम इन अ हाँ फ्लो। सो ये बेसिक सो अगर बकेट स्ट्रेटेजी हमें इन्हें स्क्रीन पे भी दिखाना है ना, तो हम ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखा सकते हैं जो अभी करेक्ट। जस्ट हमने ओपन किया था रादर। तो मैं क्या करता हूँ वो भी ये स्क्रीन वाला ही मैं तो कॉपी पेस्ट करता हूँ। हाँ, तो जैसे कि हाँ ये 55 57 है तो मैं इसे 55 कर देता हूँ, ये 65 हो गया, ये 75 का फेज हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो 55 से 65 पे लगने वाला जो पैसा है वो 7% पे है। फिर जो 65 से 75 लगने वाला पैसा है 10 साल का, वो मैं बैलेंस रख देता हूँ क्योंकि वो सारा पैसा तो एट द एज ऑफ 55 नहीं चाहिए हमें। देव भाई साइलेंट कर दो ना। तो मैं क्या करता हूँ 9% वाले इंस्ट्रूमेंट में डाल देता हूँ, डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैफ है, ताकि क्या होगा ये पैसा 55 से 65 तक 10 साल नहीं चाहिए, तो बैफ में रखूंगा तो थोड़ा रिटर्न बेटर मिलेगा। तो इससे मुझे क्या समझा कि 55 से 65 में टोटल मुझे 4 करोड़ रुपया चाहिए, बट एट द एज ऑफ 55 मैं 1 करोड़ 70 लाख को साइड में रख दूंगा बैफ में, जो मेरा शॉर्टफॉल है उसमें से। एंड वो जो 1 करोड़ 70 लाख है वो 10 साल में नियरली 4 करोड़ हो जाएंगे एट 9% के हिसाब से। एंड 65 के एज में मेरा फर्स्ट मंथ विड्रॉवल भी नियरली 3,46,000 हो जाएगा, जो पहले नियरली 2 लाख के आसपास था। अब मेरे पास बचे मेरे लाइफ के 16 साल, तो मैंने 16 साल डाले और रिटर्न एक पकड़ा 11%, क्योंकि मैं अभी ये जो पैसा लगने वाला है 75 से ऑनवर्ड्स, वो पैसा तो रिटायरमेंट स्टार्ट होने के भी 20 साल बाद लगने वाला है, तो मैं वो पैसा डेट और हाइब्रिड में रखूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्टली इक्विटी में रख दूंगा 11% के हिसाब से। तो अभी क्या हो गया 1 करोड़ 40 लाख रुपीस नियरली मैं इक्विटी में रख दूंगा, 1 करोड़ 70 में डेट में रख बैलेंस फंड टाइप बैलेंस में रख दूंगा, बैलेंस। और 2 करोड़ 21 लाख जो भी मेरा एकदम प्लान है, एफडी है, सीनियर सिटीजन है, प्रधानमंत्री वय वंदना है, ऐसे जितने भी गारंटी। सारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें कॉम्बिनेशन में रख दूंगा कि मुझे एवरेज एक 7% रिटर्न मिलता रहे करके। तो अभी ये सारा डेटा हो गया। अभी क्या हो रहा था कि नॉर्मल रिटायरमेंट 7 करोड़ पे जा रहा था और रिटायरमेंट का शॉर्टफॉल था 6 करोड़। अभी जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करता हूँ ये सारा डेटा आने के बाद सेकंड वाला, तो ये मुझे बताता है कि बकेट स्ट्रेटेजी की वजह से मेरा कॉर्पस अब कम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कॉर्पस 9% से ग्रो होने वाला है, ये वाला कॉर्पस 11% से। जो सीधा सिर्फ पूरा अगर 7% से होता तो मुझे 7 करोड़ रुपए लगते, बट अगर मैं इसको बकेटिंग करता हूँ तो ये मेरा काम हो जाता है 5 करोड़ 25 लाख रुपए में, जिसमें से 1 करोड़ 15 लाख रुपए मुझे ईपीएफ से आएंगे। तो बचे हुए 4 करोड़ 10 लाख ही मुझे मैनेज करने हैं, या 4 करोड़ 11 लाख रुपए। तो उसके लिए मुझे 44,000 रुपीज की सिप करनी है, या 42 लाख रुपए लमसम डाल देने हैं, या 32,000 की एसआईपी करूं और 5-5% से मैं बढ़ाते जाऊं। सो अभी यही मेरा अगर हम लोग कैल्सी एक और का सेकेंड एक या सेकेंड सॉरी या नो प्रॉब्लम। तो अगर मेरा बेसिक रिटर्न पोस्ट रिटायरमेंट का 7% था, तो ये स्ट्रैटेजी लगाने से मेरा रिटर्न आता है 8.99%, मतलब 9% के करीब। मतलब मैंने एक एसेट अलोकेशन करके कस्टमर को एक 2% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया, तो उस चीज के लिए वो आधा % तो फी मुझे दे देगा, क्योंकि मैंने उसका काम करोड़ों में कम किया है, लाखों में भी। तो दिस वर्क्स फॉर एचएनआईज ऑल्सो, जिसको आप सेग्रीगेट करके बकेट बना के ही दे सकते हो कि 1 करोड़ 40 लाख है, आप 3 फंड में डिवाइड कर दो, इक्वी मल्टी कैप, फोकस्ड और एक मिड कैप में। आपका पैसा रहने दो 20 साल तक, ये बैलेंस एडवांटेज और डायनामिक एसेट एलोकेशन में आधा आधा करके रख दो पैसा, और ये पैसा तो मल्टीपल छोटे छोटे सेविंग स्कीम्स में जाएगा, क्योंकि हर स्कीम का एक लिमिट होता है। तो इस तरीके से उसका फटक से एक प्लान बन गया रिटायरमेंट के लिए, एंड उसको अच्छा भी लगने लगेगा कि हाँ भाई मैंने सब में है। अभी शायद ये 20 साल का पैसा है 1 करोड़ 40 लाख, इसमें से 40 लाख रुपया स्टॉक में भी डालना चाहे तो डाल देना, क्योंकि उसको पता है 20 साल में तो कुछ अच्छा ही होने वाला है अगर मैं ऊपर नीचे डांस नहीं करता। So this was about bucket strategy, which is a unique thing that was taught in video learning kit. बट इसका मैन्युअली कैलकुलेशन करना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। करेक्ट, मैं वही बोलने वाला था कि यही सम को अगर सॉल्व करने बैठो तो एटलीस्ट 15-20 मिनट्स और 30 मिनट्स लगेगा, और वो कैलकुलेशन प्रॉपरली परफेक्टली फाइन है कि नहीं वो भी अपन एक बार रीचेक करते हैं आंसर में। बट यहाँ पे कैसा होगा कि पूरा स्क्रीन ही कैलकुलेट कर दे रहा है, तो आप देखोगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही आपने पूरा वो कैलकुलेट कर दिया, और क्लाइंट के सामने क्लियर विजिबल पिक्चर है।
आप उनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो तो ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि हाँ आपने क्या किया, क्या प्रेजेंट किया हुआ है, मेरे को समझ में आ रहा है, राइट। अभी मैं जैसे कि बकेट मैंने बनाया था 10 साल 10 साल और 16 साल का, क्लाइंट बोलता है नहीं ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तू उल्टा कर दे, पहले 16 साल का पैसा सेव कर दे, फिर 10 साल रख, और फिर बचे हुए 10 साल का पैसा रख, मुझे ज्यादा पैसे पे रिस्क नहीं करना है। तो मैंने उसी एलोकेशन को चेंज कर दिया फटक से और कैलकुलेट कर लिया, तो मेरा 9% का रिटर्न है वो 0.4 से कॉम्प्रोमाइज हो गया, इन्वेस्टमेंट का एरिया थोड़ा बढ़ गया, बट कस्टमर के सेफ्टी के हिसाब से देखने जाऊं तो वो सेफ्टी ज्यादा हो गया, तो अब वो रिस्क एवर्स हो गया कंप्लीटली। तो अभी ये स्ट्रेटेजी में इतना फटक से कैलकुलेशन किया, पर अगर वापस से एक बार यही वाला स्टेप कर कैलकुलेट करने बोलता, भले उसके पास पीवी होता, बट टू डू दिस थिंग इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम ब्रदर। करेक्ट, इमीडिएटली नहीं हो पाता। हाँ, और ये तो सिर्फ बकेट का एरिया था, उसके बाद उसका एसआईपी उसका लमसम ये बार बार कैलकुलेट करने में टाइम जाता है, सो दिस विल हैपन इन जस्ट सेकेंड्स। एंड ये गधा मजूरी करते करते हमें अपने 30 इयर्स या 20 इयर्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बिताने हैं। We want to meet more clients, generate money for them, and increase our business. So this is just a tool which can make your time faster. क्या अभी ये सबके पास होना चाहिए? तो आंसर इज जिनको टाइम का कमी है, जिनको ऐसा लगता है कि ये सब मैं करने से अच्छा मैं एक रिसोर्स हायर करूं, सो दैट मैं अपना टीम बनाते जाऊं ये काम के लिए एंड मैं इसको डेवलप करते जाऊं। कोई सोचेगा मैं इसको मार्केटिंग टीम की तरह यूज करूं कि ऐसा एक किसी का रिटायरमेंट प्लान बना के उसको सुबह गुड मॉर्निंग में व्हाट्सएप पे भेज दूं। So this tool can be used in multiple different ways. Okay? अभी ये जो दो ऑप्शन बचे हैं ना एक्वा वाले, मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि इफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट डन, अभी कोई बोलता है मेरे पास 15 लाख रुपीज आज लमसम है जो मैं इक्विटी फंड में डाल सकता हूँ, जिसका आपने रिटर्न 12% पकड़ा है ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे, तो मेरा एसआईपी कितने से कम होगा, फ्लैट एसआईपी। तो उसका फ्लैट एसआईपी फिर 32,000 पे आ गया, जो अर्लियर 46,000 के आसपास था। एंड अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं एक 25,000 रुपये का फ्लैट एसआईपी करूंगा, आप सिर्फ इतना बताइए कि मुझे लमसम इन्वेस्ट कितना करना है, तो ये 45 लाख जो है वो कम हो जाएगा, तो दैट विल कम टू 21 लाख रुपीज। तो वी हैव इवन गिवन दैट इफ एल्स का प्रोविजन, बिकॉज हमें लगा कि जब हम इतना डिटेल करेंगे तो क्लाइंट हमेशा बोलेगा कि मैं एसआईपी इतना करता हूँ और आपको लमसम दे देता हूँ, या मैं लमसम आज इतना डालता हूँ तो मुझे बताओ एसआईपी कितना करना है। तो वी थॉट टू टेक केयर ऑफ दिस सिनेरियोस। अभी ये जो 4 करोड़ 38 लाख है, शायद बहुत बार जर्नी एंड नहीं होती, क्योंकि क्लाइंट के पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईपीएफ था, उसी तरह उसके पास एनपीएस भी होता है या कुछ और इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो सिंपली ये जो 4 करोड़ 38 लाख रुपीस है, आप इसको टीवीएम में लेके जाइए यहाँ पे, और जैसे आपका रिटायरमेंट का गोल 20 साल है, आप उतना ही रखिए। आपको एनपीएस का रिटर्न फॉर एग्जांपल 9% एक्सपेक्टेड है, आपने रखा एनपीएस में, आपका 5 लाख रुपए आपने डाला है, और आप हर महीने 5,000 रुपया और कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एनपीएस से आपको 60,000 रुपीज मिलने वाला है, 60 लाख रुपीज सॉरी, एंड आपका शॉर्टफॉल अभी और कम हो गया, तो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी अकॉर्डिंगली जो है अभी सॉरी आपका शॉर्टफॉल हो गया 377। अभी ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो 9% के हिसाब से, तो आप इतना 2 स्टेप में आपको आंसर पता चल जाता है कि अभी 3 करोड़ 77 लाख का मेरा शॉर्टफॉल है। तो आपने 377 00 123 डाल दिया 20 इयर्स, और बचा हुआ अभी 12% म्यूचुअल फंड के हिसाब से आपने डाल दिया, तो आपको आ गया कि अभी लमसम इन्वेस्टमेंट एक 40 लाख रुपीस का है, एसआईपी 40,000 का है, और इंक्रीजिंग करना चाहूँ तो 30,000 से कर सकता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे और मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट है, तो बस टीवीएम को आप बार बार चलाते जाइए, शॉर्टफॉल आएगा उसको डालते जाइए, इंस्ट्रूमेंट का डिटेल कैलकुलेट करते जाइए, एंड यू विल अगेन कम टू द आंसर। तो दैट इज व्हाई यू कैन यूज दिस टीवीएम। और आपको कोई क्लाइंट एट द सेम टाइम बोलता है कि फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीस मुझे चाहिए, यहाँ पे 20 ईयर से 12% रिटर्न है, तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उसको भी ये बता सकते हो कि 10 लाख रुपीस लमसम या 10,000 का एसआईपी 5% के हिसाब से करना है, तो 8,000 से चालू कीजिए आप। एंड अगर कोई बोलता है नहीं मैं अगर 12 लाख रुपया डालता हूँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड टैप आउट करता हूँ, तो ये तो फिर अगर एसआईपी का जरूरत नहीं है तो वो बोल देगा कि आपका कॉर्पस सफिशिएंट इतना जनरेट होने वाला है, शॉर्टफॉल नहीं है क्योंकि ये सफिशिएंट कॉर्पस है, तो नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो हमने ये भी प्रोविजन रखा है कि जब वो
ऑलरेडी ओवर एक्सीड हो जाता है तो SIP कैलकुलेट नहीं होगा, वो सिंपली बता देगा कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। एक बार देव भाई को जस्ट बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। देव भाई सुन रहे राइट? हेलो हेलो, सुन रहे हो? हाँ हाँ देव भाई, अपना जो FC200V है, जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, जो हम लोग ने सर के पास से सीखा था राइट? हाँ। ये यूज करना हमको थोड़ा आसान है, हमने क्योंकि इसकी पढ़ाई की है राइट? बट अगर ये कस्टमर को मैं दिखाता हूँ तो उसके लिए कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन इसको अगर मैं कस्टमर को दिखाता हूँ तो भी ये क्लियरिटी नहीं है। तो हम लोग ने यानी अंकित ने बहुत मेहनत करके ये FC जो 200 है उसी का रिप्लिका, उसी को लैपटॉप में लेके आए सिस्टम में। सो इससे क्या होगा, जो हम लोग कैलसी से जो कैलकुलेट कर रहे हैं वही सारा इसमें सामने कैलकुलेट हो रहा है, फिक्शन ऑफ टाइम। और ये कैलकुलेट बनाने का मतलब इतना था कि अपनी लाइफ को थोड़ा आसान करे। आसान इन द सेंस क्या होगा कि इनिशियली तो सारा कैलकुलेशन आपको ही करना है, आपको ही सीखना है। लेकिन ये अगर चीज आपने कोई 12वीं पढ़ा हुआ लड़का लड़की ऑफिस में बैठा दिया, उसको स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया कि इस तरीके से खाली नंबर्स डालना है, अमाउंट डालना है, तो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा, उसी को कॉपी पेस्ट करके फाइनेंशियल प्लान बनाना है तो आपके बिहाफ में वो भी बना सकता है। सो हम लोग ऑलरेडी अंकित के पास एक टीम मेंबर है जो इतना सेफली जानते नहीं है, लेकिन वो नंबर डालते जो आता है उसको कॉपी पेस्ट करते और आगे का वो स्ट्रक्चर ड्राफ्ट कर लेते, यानी बिना पढ़े लिखे भी फाइनेंशियल प्लानिंग वो कर सकता है। हम लोग को उसको क्लाइंट को नहीं बिगाड़ना है, लेकिन अपनी लाइफ को आसान करने के लिए अगर वो प्लान रिप्रेजेंट करके रेडी करके देता है तो मैं ज्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट को मिल सकता हूँ। है ना? दूसरी चीज यही चीज, जैसे गुरुजी का तो हम बात मानते ही है कि पेपर एंड पेयर कोई रिप्लिका नहीं है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, काफी अच्छा है। लेकिन अगर यही मैं एक क्लाइंट का मैन्युअल करने बैठू, फाइनेंशियल प्लानिंग एग्जांपल आपको भी अनुभव रहेगा, तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटा लगता है। उसका डेटा स्टडी करता हूँ, उसका फिर गोल बेस बनाता हूँ और उसका गोल वाइज पूरा कैलकुलेट करता हूँ पेपर पे, पेन एंड पेपर लेके 2 से 3 घंटा लगता है। बराबर। वही चीज यहाँ पे 15 मिनट से लेकर मैक्सिमम हाफ एन आवर आपका मैं प्लान बना के रेडी आपको कर सकता हूँ। दूसरी चीज थी जो पेपर वाले पे मेरे को क्या करना पड़ता था, आपको फोटो खींच के आपको भेजना पड़ता कि ये मैंने बनाया आपका फाइनेंशियल प्लान, जैसे आप दूर बैठे हो मेरे पास नहीं हो। और अगर सॉफ्ट कॉपी में उसी को बना दिया और आपको रिप्रेजेंट कर दिया, जूम में बुला लिया या 1-on-1 उसका प्रिंट भी ले लिया, फाइल बना के अच्छी तरीके से, उसको भी थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है, उसके लिए भी आसान है, हमारे लिए भी आसान है। बराबर। जो घंटों का काम है वो मिनटों में होगा यहाँ पे। तो ये कस्टमर तो सेकेंडरी है, लेकिन अपनी लाइफ इजी करने का ये पहला टूल है। तो ऐसा जरूर नहीं कि लेना ही लेना या करना ही करना है, लेकिन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो आपको लग रहा है ये चीज उससे कई गुना इजी है सर। और हम तो क्या करते हैं, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चे के एजुकेशन प्लानिंग, उसका मैरिज प्लानिंग का गोल इसी में बनाते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करके वर्ड में उठा के डाल देते, या मैं आपका फाइनल रिटायरमेंट प्लानिंग करूं, उसी का स्नैपशॉट बना के आपको व्हाट्सएप कर दूं और आपको एक्सप्लेन करूं, तो आपको समझने के लिए, मेरे को समझने के लिए बहुत आसान है। कोई चीज पेपर पे बनाओ तो थोड़ा मेरे लिए तो आसान है, कस्टमर के लिए समझाना थोड़ा वो हो जाता है, बट उसके सामने ये सब चीज लिखा हुआ है, अभी मैं लिखूंगा तो शॉर्ट में PV FP वैसे लिखूंगा, फ्यूचर वैल्यू वैसा तो नहीं लिखूंगा। बट अगर इसमें आप देखोगे तो रिटायरमेंट के लिए कितना KT चाहिए, उसके लिए इन्फ्लेशन कितना लिया हुआ है, सारा कुछ वर्डिंग में लिखा हुआ है। तो खुद पढ़ेगा तो खुद को भी आइडिया आ जाएगा कि देव भाई ने किसके लिए बनाया, क्या आप बताना चाहते। सही है ना? तो बहुत अच्छा चीज है। थोड़ा आपने रिटायरमेंट वाला मिस किया, मैं अंकित से रिक्वेस्ट करूंगा, अंकित थोड़ा एक राउंड खत्म करते हैं, रिकॉर्डिंग पे ना रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा। हाँ वैसे करेंगे तो आगे के स्टेप जाते हैं, फिर पंकज जी चाहे तो फ्री हो सकते हैं, आपको वापस एक बार वो रिटायरमेंट वाला एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है अंकित, गो अहेड फर्दर। ओके, so this was about basic retirement thing. Now मैं लोन
के आता हूँ, क्योंकि लोन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे बहुत लोगों को नहीं रहता है, एंड दिस इज अ मेजर एरिया वेयर आई हैव बीन जनरेटिंग फीस बाय जस्ट हेल्पिंग देम टू रीबैलेंस देयर लोन. Yes, yes. My experience, sorry, Ankit, again disturb. So My let experience me is like, add some data here and then we can share your feedback. yeah, yeah, fine, तो fine. फॉर एग्जांपल जैसे कि 50 लाख रुपीस का लोन था, Right. इंटरेस्ट रेट था मेरा पहले 8.5%, टेन्योर था 240 मंथ्स का 20 साल के लिए, और मैंने ये लोन सपोज काफ़ी पहले लिया हुआ था, याद से नियरली 7-8 साल पहले लिया है, 2013 में समवेयर, जून में 6 तारीख को. फर्स्ट डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट मेरा जुलाई था सपोज. दो हजार 13 Next जुलाई, month, July. एंड जुलाई के जगह पे 1 अगस्त यहाँ पे, और आज ये तारीख है और मैं टैब आउट करता हूँ तो मुझे पता चल गया कि नियरली मेरे 90 इंस्टॉलमेंट हो चुके हैं. 43,000 मेरा इतना ईएमआई है, और इंटरेस्ट अभी तक मैंने 29 लाख का पे कर दिया है. प्रिंसिपल 10 लाख रुपया ही सिर्फ पे किया है, बट इंटरेस्ट नियरली 3 गुना पे कर चुका हूँ, और अभी भी मेरा 80% ऑफ द लोन अमाउंट बाकी है. अभी मैं क्लाइंट से मिलता हूँ, उसको बोलता हूँ सर आज के डेट में इंटरेस्ट रेट नियरली 7 है या 6.75 तक मैंने लास्ट वीक किया है एक्सिस बैंक में एक क्लाइंट का. तो अगर हम लोग 7% के हिसाब से ले लेते हैं नया इंटरेस्ट रेट, तो आपको क्या बेनिफिट होगा. तो जैसे ही मैंने ये डाला तो उसको पता चल गया कि जो उसका ईएमआई 43,300 था वो 40,000 है, और अगर वो ये एक इंटरेस्ट रेट सिंपल चेंज करने से उसका 5 लाख रुपया बचने वाला है. और अगर वो ईएमआई सेम रखता है 43,000, तो 133 मंथ्स में उसका कंप्लीट हो जाएगा जो 150 मंथ्स में होने वाला था. तो 17 मंथ्स के वजह से उसको नियरली 7,37,000 का गेन होगा. अभी सेकेंड स्टेप ऐसा भी है कि क्लाइंट के पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो लो यील्डिंग प्रोडक्ट है, तो मैं बोलता हूँ ये 5 लाख रुपया भी आप लोन के अगेंस्ट दे दो. तो अभी ये 7% भी है और ये 5 लाख रुपया भी है. तो जैसे ही वो 5 लाख रुपया भरता है, पहले तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका कम हो जाएगा. अभी अकॉर्डिंगली ईएमआई भी आपका कम हो गया 35,000 के हिसाब से. मतलब अभी आपका एडिशनल रिपेमेंट जो हो रहा था, पहले 40,000 था तो एडिशनल रिपेमेंट आप 5,000 का एक्स्ट्रा कर रहे थे अगर ये 5 लाख रुपए इन्वेस्ट आप नहीं करते तो. एंड सेविंग आपका हो रहा है 7,46,000 का. एंड अगर आप ये 5 लाख पे नहीं करते तो आप टोटल 7,51,000 रीपे करते, क्योंकि इंटरेस्ट भी भरना पड़ता था. ये 5 लाख जो आपने अभी सिंस उसको डाउन कर दिया है, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि नियरली एक कितने 190 मतलब नियरली एक 7.5 साल हो चुके हैं, और 7.5 साल में सिर्फ 10 लाख का ही प्रिंसिपल गया है, बट इंटरेस्ट 30 लाख रुपया गया है. तो इंटरेस्ट एक बड़ा कंपोनेंट जाने लगता है. ये 5 लाख रुपीज यहाँ पे रीबैलेंस करने से आउटस्टैंडिंग कम हो गया, ऐसा ही ईएमआई भी इनका कम हो गया. एंड अगर फिर भी ये 35,000 का ईएमआई होते हुए भी ये 43,000 के ईएमआई से भरना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे आ गया इफ ईएमआई इज सेम देन नॉट देन द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट रिवाइज इज 109. मतलब क्लाइंट 41 इंस्टॉलमेंट नियरली कम कर देता है अगर यही ईएमआई चालू रखता है, तो 5 लाख के रीपेमेंट के बाद भी, तो उसका नियरली 13 लाख रुपया बच जाता है समवेयर. अभी सेकंड ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ पे मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि नहीं आप नियरली ये ईएमआई को 50,000 रुपया तो कर दीजिए. तो फॉर एग्जांपल मैं उसे एक 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा बोलता हूँ करने के लिए, क्योंकि अभी उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इतना था, ईएमआई इतना था, तो मैंने 50,000 करने के लिए 15,000 रुपये इसमें ऐड कर दिए. तो उसका 90 मंथ्स में ही आने वाले ईएमआई खत्म हो जाएगा, 60 मंथ का उसका सेविंग हो जाएगा. तो जो सेविंग के वजह से उसका हो रहा है वो है नियरली 7,55,000 इंटरेस्ट पे. तो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड. एंड ये ईएमआई का फटक से क्लाइंट को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इसका काम आता है. फॉर एग्जांपल क्लाइंट बोलता है नहीं 7 पॉइंट तो नहीं हो रहा है, मेरा 7.2 है, तो कितना होगा. तो आप जस्ट आंसर डालोगे, टैब आउट और कैलकुलेट बटन प्रेस करोगे. जस्ट रिफ्रेश करता हूँ. I think 7.20. कभी वो मेमोरी क्लॉक के वजह से 40. 2013 लिया था. हाँ 2013 लिया था, जून. जून लिया था, 6 लिया था. फिर यहाँ पे हमने 2000
मेरा 1 जुलाई। जुलाई अगस्त में 1 को जाएगा, ऐसा ही। ठीक है, तो ये इस हिसाब से हमने लिया था। एंड बराबर। जस्ट मैं इंटरेस्ट रेट 7.2 कर देता हूँ अभी और कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि ये इस तरीके से हो रहा है। अगर वो बोलता है 6.45 होएगा तो कैसा होगा मेरा और कितना सेविंग्स होगा, तो जस्ट मैं चेंज करता हूँ, डेटा टैप करता हूँ और मेरे स्क्रीन पे आंसर आने लगता है। सो दिस इज समथिंग दैट रियली हेल्प्स मी। तो अभी हम इस लोग, तरीके, हाँ, जस्ट अ जो मिनट, अपना, जस्ट अ मिनट। सो आई या विल, मैं अभी इसके जो बाजू वाला स्क्रीन है वो भी साथ में ही एक्सप्लेन करूंगा, ताकि टैक्स का एक और ईएमआई का टॉपिक खत्म हो करके। अभी जैसे यहाँ पे 40,60,000 रुपीज है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और मेरे टोटल 154 ईएमआई बाकी हैं, एंड अभी मेरा नया इंटरेस्ट रेट होने वाला है 6.45। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 40,60,000, 60,000। 6.45 और 154 इंस्टॉलमेंट बचे हुए हैं। और अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर में देखूं 2021 में, अभी मेरे 2 इंस्टॉलमेंट जाने बाकी है, क्योंकि जनवरी 1 को मेरा गया, तो फरवरी और मार्च बचा है। तो मैं यहाँ पे 2 डालूंगा और जस्ट टैब आउट करूंगा। तो ये डालने से आने वाले जो 154 इंस्टॉलमेंट तक है, मुझे 80 मेरा प्रिंसिपल हर साल कैसे कैसे कम हो रहा है, टोटल मेरा प्रिंसिपल पेड कितना है हर साल में वो मुझे दिख रहा है, टोटल इंटरेस्ट में कितना पे करते जा रहा हूँ वो दिख रहा है, एंड टोटल एटीसी में कितना बेनिफिट हुआ मैक्सिमम, और 24 बी में कितना हुआ मुझे, ये भी मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन में दिख रहा है। मतलब हर साल मेरा 3.5 लाख रुपया टैक्स में बच रहा है, अगर मेरा उतना टैक्स ब्रैकेट है तो। एंड अगर मैं 20% में हूँ तो मुझे इतना फायदा हो रहा है टैक्स में, और 30% में हूँ तो इतना हो रहा है। अभी इसका पूरा समेशन हमने नीचे लिखा हुआ है, तो अभी जस्ट वहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर मुझे 80C और 24B दोनों का बेनिफिट मिलता है, तो मुझे टैक्स में इतना बचता है मेरा। मतलब मेरा टोटल इंटरेस्ट आउटफ्लो 19 लैक्स था, अगर मेरा 80C और 24B दोनों का बेनिफिट मिला तो मेरा 11 लाख रुपया बच रहा है। बट अगर मेरा 11 लाख रुपया मेरा इंटरेस्ट गया, बट अगर मेरा 30% है तो मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट सिर्फ 7,86,000 ही गया। मतलब ये डिफरेंस जो है मुझे बचत हुआ। टोटल इंटरेस्ट था 19 लाख रुपीज, जिसमें से अगर मैं 20% ब्रैकेट में हूँ, 80C और 24B दोनों का बेनिफिट लिया है मैंने, तो एक्चुअली मैंने इंटरेस्ट पे किया है 11,64,000। और अगर मैं 30% में हूँ तो 7,86,000 रुपीज का, मतलब मुझे 12 लाख रुपए का बचत हुआ है। एट द सेम टाइम जब आप 30% ब्रैकेट में जाते हो ना, तो बहुत बार आपका जो एटीसी है वो तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से ही फुल हो जाता है, तो आपको सिर्फ 24B का ही बेनिफिट मिलता है ओवर अ लॉन्ग टाइम, जब भी आपको ज्यादा टैक्स का जरूरत होता है तब। तो आइडियली अगर आप 30% में हो और आपने सिर्फ इंटरेस्ट का ही बेनिफिट लिया है, क्योंकि एटीसी तो आपका ईपीएफ में एग्जॉस्ट हो गया था, तो आपने 19 लाख इंटरेस्ट के सामने एक्चुअल इंटरेस्ट भरा है 13,81,000। मतलब आपको नियरली 5.5 लाख 6 लाख। रुपए तक का ही सिर्फ टैक्स बेनिफिट मिला है, उससे ज्यादा नहीं मिला है। तो दिस इज व्हाट वाज अबाउट ईएमआई एंड टैक्स कैलकुलेटर। सो पंकज जी एंड देव जी, आपको कुछ पूछना है इसके रिलेटेड? अंकित भाई, इसमें मैं चाह रहा था कि जो हम ना अगर 10% उसमें करते रहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसमें कितनी जल्दी उसका रीपे हो पाएगा? ये पॉसिबल है क्या इसमें? हाँ, हाँ हाँ, हाँ, हाँ हाँ सर, पॉसिबल है। है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि अगर मैं ईएमआई को बढ़ाते जाऊं इंक्रीजिंग वाला पार्ट, तो या इंक्रीजिंग वाला पार्ट मैंने यहाँ पे डेवलप करके रखा है, बट मुझे पता है कि वो कोई यूज नहीं कर पाएगा या बैंक उसको करने नहीं देती है आज के डेट में, इसलिए मैंने यहाँ पे हिडन रखा है। बट ओके दैट इज ऑलरेडी डेवलप्ड एंड जस्ट केप्ट इट एज हिडन। तो इन ओके, माय, कस्टमर के साथ, हाँ, शेयर कर सकते हैं ना उसे तो हम? अगर मुझे अभी जैसे कि आप, यू आर द फर्स्ट वन हु आर स्पीकिंग अबाउट इट, और टीम को पता है कि हमने ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ईएमआई का एक जो था वो किया इसका हुआ था। तो मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा, जी। जस्ट अ मिनट। अभी ये ईएमआई कैलकुलेटर है, इसमें ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ईएमआई का कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपका वाला ही जो था ना डेटा, अभी हम लोग ने डेमो किया था, उसी नंबर को लेते हैं। राइट। 8.5% था, 20 ईयर्स था। डेट जस्ट अ मिनट, 2013 मैंने पकड़ा था।
ये था फिर 2013 अगस्त अगस्त 01 ये था। एंड आज का डेट रादर मैं डाल देता हूँ, which is 9/01/2021। ये हो गया, ये हो गया। ये ईएमआई भी उसका 43,000 आ गया। ये 7 पॉइंट मैंने 7% के हिसाब से बोला था। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कुछ नहीं डालते, ये 40 लाख रुपीस था इसका। अभी ये सब आ गया उसके ईएमआई का। अभी जैसे आप पूछ रहे हो ना, अगर रेट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, अभी फॉर एग्जांपल मैं 10% से मेरा ईएमआई बढ़ाता हूँ समवेयर, स्टेप डाउन या स्टेप अप करने के लिए, तो मेरा फर्स्ट ईएमआई यहाँ से चालू होएगा, रिमेनिंग टेन्योर मेरा 150 मंथ है। उसी तरीके से मैं -10% के हिसाब से करता हूँ, तो मेरा फर्स्ट ईएमआई इतना रहेगा, लास्ट ईएमआई इतना रहेगा, टेन्योर इतना रहेगा। ओके। तो स्टेप अप स्टेप डाउन ईएमआई मैंने ये डाल के रखा है सिंपल, कि आप जैसे जैसे आपका टेन्योर कम होते जाएगा आप ईएमआई कम करते जाओगे। तो ये हमें जस्ट बताया गया था कि हम कैसे करें करके। ओके। तो ये स्टेप डाउन है, क्यों? क्योंकि आपका नॉर्मल ईएमआई से फर्स्ट ईएमआई ज्यादा है, तो आप डाउन साइड में मूव कर रहे हो। बट अगर आप +10% यहाँ पे डालो एंड करो, तो क्या हो रहा है कि आपका ईएमआई 43,000 के आसपास था, बट आप 22,000 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप स्टेप अप साइड कर रहे हो। तो ये हो गया। तो आज के डेट में सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक थी जो स्टेप अप करके देती थी, बट स्टेप डाउन तो कोई भी बैंक नहीं देती है, क्योंकि इनको इंटरेस्ट उतना जमा नहीं हो पाता, तो फिर उनका घाटा होने लगता है। तो वी हैड ऑलरेडी थॉट, बट कैसे है ना, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और फिर क्वेरीज बहुत आती है, लोग पूछते हैं और वो प्रोविजंस नहीं रहता है। सो वी थॉट के डेवलप करके रखेंगे, बट हिडन रखेंगे जब तक बहुत सारा डिमांड नहीं आता। ओके, ठीक है। तो ये एक अलग ही अनोखा एक्सपीरियंस है ईएमआई कैलकुलेटर। देव भाई और पंकज भाई, अपने हर क्लाइंट का हम लोग डेट प्लानिंग करते हैं, राइट? कैलकुलेट करते हैं कैलसी से, लेकिन उसको पेपर पे समझाना और यहाँ पे समझाना, नंबर जो चेंज हो रहा है उसको सामने पता चल रहा है, यार मेरा इतना ब्याज इतना पैसा बच रहा है। तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि साइड पे एसआईपी लगाओ या फिर अपना होम लोन का ईएमआई बढ़ाओ, यानी सारी ऑप्शन हम लोग सामने दिखाने से काम इतना आसान होता है बहुत। यानी ये कस्टमर के लिए एक वाव एक्सपीरियंस है। तो बहुत कस्टमर को हम लोग फॉलो अप करते हैं कि सर इंटरेस्ट कम करो, लेकिन उसको बेनिफिट दिखता नहीं है। ऐसे होता है कि जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने जाते हो ना, तो उसका इन्वॉल्वमेंट वहां से हट जाता है, वो या मोबाइल में देखने लगता है या कुछ बात करने लगता है, क्योंकि कैलकुलेटर तो देख नहीं पाता। बट जब आप उसके सामने करते हो ना, तो उसका अटेंशन उस स्क्रीन के पास ही रहता है। तो बहुत बार ये डिविएशन भी क्लाइंट एक्विजिशन में हैम्पर करते हैं। वो कैलकुलेटर अपना काम है, उसको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट तो टाइम को देखते हुए नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। Has been nearly now 45 minutes. We'll try to wind up early. अभी चाइल्ड गोल है, तो चाइल्ड का एज फॉर एग्जांपल 5 इयर्स है। देव भाई साइलेंट। हाँ, आई हैव डन इट। तो क्लाइंट का बेटे का एज 5 इयर्स है, 18 इयर्स पे उसको पैसा चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द गोल है 25 लाख रुपया, एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है 8 या 9% एजुकेशन के वजह से। फिलहाल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और सिंस 13 ईयर है तो वो 11% एक रिटर्न एज्यूम करता है। तो फटाक से हमने उससे बता दिया कि ये आपका फ्यूचर वैल्यू है, शॉर्टफॉल इज इक्विवेलेंट टू द फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट इतना है, ये एसआईपी है। 5% इंक्रीमेंट या 10% इंक्रीमेंट करना चाहो तो आपको ये वैल्यू आएगा। फॉर एग्जाम्पल बोलता है कि नहीं, ऑलरेडी 2 लाख रुपया है और एक 2,500 रुपये की एसआईपी चल रही है, तो इसका शॉर्टफॉल आ गया। ये 60 लाख रुपीज शॉर्टफॉल है, 15 लाख रुपया है, और ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी ज्यादातर ये गोल में हम लोग एसेट अलोकेशन रीबैलेंसिंग का यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि चाइल्ड गोल है, जब चाहिए तब पैसा लगेगा ही, आप डिले नहीं कर सकते हो। तो वाइल टेकिंग दिस सिनेरियो, हम लोग और एक सिनेरियो ले लेते हैं स्क्रीन पे। एंड एड्यूरेटर का ये बेस्ट पार्ट है कि आप चाहिए तो 2 इंस्टेंसेस भी ओपन करके रख सकते हो एट द सेम टाइम। तो ये मेरा एक दूसरा इंस्टेंस है जहाँ पे मैं एसेट एलोकेशन रीबैलेंस का डेटा एंटर करूंगा अभी। तो फॉर एग्जांपल चाइल्ड का टोटल टेन्योर था 13 साल, तो मैंने यहाँ पे 13 साल डाले।
मंथली इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। इक्विटी का रिटर्न मैंने 12% पकड़ा है एंड डेट का रिटर्न मैंने 7% पकड़ा है। पहले नियरली 7 इयर्स जो है मैं इक्विटी में एलोकेशन 100% रखता हूँ। फिर नेक्स्ट 3 इयर्स में मैं इक्विटी का एलोकेशन 30% से कम कर देता हूँ एंड देन लास्ट 3 इयर्स का एलोकेशन में और 20% से कट डाउन करता हूँ, तो 50-50 पे आ जाता हूँ। तो अभी इससे मुझे एक सीधा स्ट्रेटेजी CAGR मिल गया कि मेरा 10.7% होगा अगर मैं इस तरीके से क्लाइंट का एसेट एलोकेशन और रीबैलेंस करते रहूंगा तो। एंड जो उसका फाइनल गोल था विच इज 76 लाख, या आप शॉर्टफॉल पकड़ लो 60,55,000, तो आप 60,55,000 को यहाँ पे टैब आउट करते हो तो आपको ये पता चल गया कि इक्विटी का SIP इतना लगने वाला है। ब्लॉक बी चालू होगा तभी 13,000 और 5,500 का करना पड़ेगा, और जो ब्लॉक सी है उसमें 9,300 9,300 का। तो यहाँ पे भी एक क्विक आपको आंसर मिल गया। एट द सेम टाइम आप यहाँ पे भी चाहिए तो ये जो स्ट्रेटेजी CAGR है ना 10.7% का, सिंस आप SIP यूज करने वाले हो तो आप 11% की जगह पे और प्रिसाइज हो गए, आपने 10% डाल दिया, तो जो आपका SIP है वो ऑटोमेटिकली 18,000 आ गया एंड इंक्रीजिंग SIP के हिसाब से भी आपको आंसर मिल गया। बट ये लमसम के लिए आंसर 100% ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि लमसम का एसेट एलोकेशन रीबैलेंस का CAGR थोड़ा डिफरेंट होता है, तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। 13 ईयर्स है, क्लाइंट बोल रहा है कि मैं लमसम इन्वेस्ट करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लमसम का अमाउंट है 16 लाख के आसपास, तो मैं नियरली उतना ही ले रहा हूँ, 16 लाख रुपया। एंड इक्विटी रिटर्न 12, डेट रिटर्न 7%, वही मैं ब्रैकेट्स ले रहा हूँ 7। और यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा कंजर्वेटिव 80-20 कर रहा हूँ, फिर मैं बचे हुए 3 साल में 60-40 कर रहा हूँ एंड ब्लॉक सी जो है वहाँ पे मैं 30-70 कर दे रहा हूँ। तो मुझे अभी पता चल गया कि अगर मैं 16 लाख लेता हूँ तो मैं 57,000 तक ही पहुँच पाऊंगा समवेयर। तो मैं शायद यहाँ पे 16 लाख 5,000 कर दूँ, सारा एक बार टैब आउट कर लूँ या कैलकुलेट प्रेस कर लूँ, तो मुझे आंसर मिल जाता है कि ये 58 लैक्स के आसपास पहुंचेगा अगर मैं ये करता हूँ। बट मेरा स्ट्रेटेजी CAGR जो है वो 10.27 रहेगा। अभी यहाँ पे बार बार मैं डेटा चेंज करूँ, उससे अच्छा मैं स्ट्रेटेजी CAGR को यहाँ पे ले लूँ 10.27 को एंड टैब आउट कर लूँ, तो मुझे पता चल गया 17,28,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा मैं लमसम में, तो मेरा ये गोल अचीव हो सकता है। तो इस तरीके से एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग एंड चाइल्ड गोल आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। So any questions with this 3 screen? Clear. Okay, thank you. So I'll proceed to the next part जो है कैश फ्लो, जो एक रियल लाइफ सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरा जो प्लानिंग है कि मैं चाइल्ड गोल के लिए नियरली और एक 15 साल इन्वेस्ट करूंगा समवेयर। टुडे माय एज इज 31 टिल 46 में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। SIP इंक्रीजिंग 7% रख रहा हूँ और लमसम एक में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूँ। टुडे द माय करंट एज इज, मैं एक इंस्टेंस को बंद कर देता हूँ। Today my current age is year is 2021. My age is 31. My son is just in junior KG. तो जूनियर केजी के लिए GR तो नहीं लिख सकते हैं जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के लिए हम लोग लिखते हैं, तो हमने -1 का दिया है और यहाँ पे हेल्प टेबल दिया है कि आप जूनियर रहेगा तो क्या एंटर करोगे डेटा वगैरह। चाइल्ड का एज है 4 ईयर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर मुझे यहाँ पे 60,000 रुपीज एक लगता है उसका फी, and this is going to increase at 8% and the return on investment is 10% और या 9% आप पकड़ लो। कंटिन्यूस विड्रॉवल है, कंटिन्यूस ये है, और मैं बोलता हूँ कि 5th स्टैंडर्ड तक मुझे ये सेम फी लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं 5th स्टैंडर्ड आ गया, 6th स्टैंडर्ड से मैं बोलता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपया फी लगेगा समवेयर 10th स्टैंडर्ड तक एंड 11th स्टैंडर्ड में मुझे 1.5 लाख रुपया लगेगा 11th-12th में, और फिर हायर स्टडी के लिए 2 लाख रुपीज। अंकित 15 लाख ले लिया आपने। ओ 1.5 सॉरी लाख हो गए, हाँ। सॉरी। नीचे भी 20 लाख हो गया।
ये ग्रेजुएशन तक का सारा हिसाब कर दिया, पूरा कैश फ्लो डाल दिया। अभी शायद वो कोई सोचे कि अरे मेरा जब ये विड्रॉवल चालू होगा तभी मैं कॉर्पस को सेव कर दूंगा, ये करूंगा, बट रियल लाइफ प्रैक्टिकल में इतना सब हम लोग करते नहीं है। और अगर करना भी चाहें तो मैन्युअली पॉसिबल नहीं होता ये सारा चीज़। तो क्या होता है ना कि आप रिटर्न चाहिए तो आधा से 1% कम अज्यूम कर लो, ज़्यादा रिटर्न मिल गया तो क्लाइंट ऐसे भी खुश रहेगा। तो इस तरीके से आपने ये काम कर लिया और आपको यहाँ पे मोटा मोटी एक पता चल गया कि ऐसा 13,000 रुपीज़ का कोई सिप करूंगा जो 9% रिटर्न देता है मुझे, एंड मेरा विड्रॉवल भी चलते रहेगा और ये कैश फ्लो भी मेरा मैनेज होते रहेगा। सो क्लाइंट विल बी वेरी क्लियर कि मुझे क्या कौन से डायरेक्शन में करना है। एट द सेम टाइम ये 5 लाख रुपीज़ तो मेरे पास है, अभी 5 लाख रुपीज़ है, तो आने वाले मेरे 4-5 साल तो यही जो 5 लाख रुपीज़ है वही ग्रो होके कर देंगे। तो ये जो SIP जो एक्चुअली मैं कर रहा हूँ वो 6-7 ईयर से मेरा यूज होना चालू हो जाएगा। तो आज मैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन में रखता हूँ तो 8-9% तो मिल जाते हैं, भले आज मार्च भी आया। तो और आज अगर हम लोग दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्ट में 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो इट इज़ नियरली बीन एबल टू बीट। मतलब अगर आप शांति से बैठे थे और आपने कुछ ज़्यादा हलचल नहीं की डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में, तो आपको वो बेटर रिटर्न दे रहा है, इक्विटी सेविंग हो या डायनामिक एसेट एलोकेशन। तो दिस इज व्हाट अबाउट द चाइल्ड एजुकेशन स्कीम। फॉर एग्जांपल अभी आप चाहते हो कि इतना स्कूलिंग वगैरह का तो बेसिक खर्चा नहीं चाहिए, सिर्फ लास्ट वाला चाहिए, तो आप लास्ट वाला सिर्फ पोर्शन पकड़ लो कि 10th स्टैंडर्ड के बाद का जो एक पैसा होता है वही आपको मैनेज करना है। आपने यहाँ से निकाल दिया, अभी कैसा है ना कंटिन्यूस विड्रॉवल नहीं है, तो आपने रिटर्न को भी शायद थोड़ा बढ़ा दिया कि 10.5% ले लिया, तो ये सारा आ गया और कैलकुलेट कर लिया। तो अभी आपको पता चल गया कि एक 3,000 रुपीज़ का भी आज के डेट में SIP करता हूँ और अगर वो 10-10.5% से ग्रो होते रहेगा, मतलब यहाँ पे इनिशियली 12% से होगा, फिर आप थोड़ा न्यूट्रलाइज करके सेव कर दोगे तो रिटर्न कम हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही रिटर्न जस्ट थोड़ा सा कम पकड़ के काम चला लिया। तो ये 3,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करूंगा, 5 लाख रुपीज़ लमसम है, और 5 लाख रुपीज़ भी आज के डेट में नहीं करना है, सिंपली जीरो रखना है। तो मैं वो भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो एक 8,500 रुपया या 9,000 रुपये का SIP करता हूँ तो ये भी मेरा गोल अचीव हो जाएगा। सिंपली अगर तुमको सिर्फ हायर एजुकेशन का कैश फ्लो बनाना है या ये करना है तो आप ये कर सकते हो। आपको लगता है इतना सब तामझाम नहीं करना है, 11 लाख रुपया है एक मोटा मोटी, मैं सीधा पहले से फिक्स कर देता हूँ और उतना ही पैसा मैं सीधा बनाने के लिए प्लान करता हूँ, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो दिस वॉज अबाउट द एडवांस पार्ट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन थ्रू कैश फ्लो, कि एटलीस्ट इससे हम उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि 1.5 लाख रुपया, 3.25 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 6 लाख रुपया ऐसा बढ़ते जाएगा एज पर द इन्फ्लेशन। So is it okay? Can I proceed? Fine. Okay. So coming towards our last module rather, क्योंकि एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया चाइल्ड एजुकेशन करते वक्त। तो ये इंश्योरेंस है। अभी इंश्योरेंस में जो सिंपलेस्ट कैलकुलेटर है कि अगर हमको एक्सपेंस बेस्ड कैलकुलेशन करना है, जैसे कि एज ऑफ द डिपेंडेंट, एनीवन्स वाइफ हुज एज इज 32, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85, लाख रुपया कमा रहा है महीने का, बट 60,000 रुपया ही घर का खर्चा है, तो हमने 60,000 डाला। इन्फ्लेशन है इसका 6%, और रिटर्न, सॉरी इन्फ्लेशन या 6% है, रिटर्न मैंने 7% पकड़ा है। तो एक पॉजिटिव ROR है, और मुझे पता है कि ये 3 करोड़ रुपए का मिनिमम टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर ये अभी उल्टा भी है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है और रिटर्न कम है इस पे, तो नेगेटिव ROR, तो फिर 5 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए होगा उसे। अभी यही इंडिविजुअल है जिसका खुद का प्रेजेंट एज 35 है, रिटायर होने वाला है 55 पे। मंथ एनुअल इनकम अगर इसका 12 लाख रुपया है, हर महीने लाख रुपए के हिसाब से, एनुअल उसका ग्रोथ होता है सैलरी में आने वाले 20 साल में 8% के हिसाब से, एंड रिटर्न इज 6%, तो उसको नियरली 2.88 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका अर्निंग कैपेसिटी इतना ही है आने वाले सालों में। अभी कोई सोचता है कि नहीं नहीं, इसका हमेशा एक्सपेंस इनकम बेस्ड का अमाउंट बड़ा आता है कंपेयर टू एक्सपेंस बेस्ड, बिकॉज जब जब मैंने लोगों से बात किया है तो लोगों का यही एक्सपेक्टेशन रहा है। ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है, ये सिर्फ हम लोग शायद पढ़ते थे तब नंबर ऐसे आ गए कि हमें हमेशा लगने लगा कि इनकम बेस्ड का आंसर बड़ा होता है हमेशा एक्सपेंस बेस्ड से, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। एंड सेकेंडली गोल है, अगर वही आज माई सन एज 4 वुड रिक्वायर मनी एट द एज ऑफ 18, एंड उसके आज एजुकेशन का गोल वैल्यू है फॉर एग्जांपल
25 lakh rupees, and inflation is 9%, return is 6%. तो 2.5 करोड़ ले लिया। हाँ, थोड़ा बटन फटाफट टैप आउट पे हो रहा है। तो देन आई नो कि मिनिमम 37 लाख रुपीस का इंश्योरेंस मुझे उसके एजुकेशन के लिए लेना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंश्योरेंस जितने भी गोल बेस्ड इंश्योरेंस ले रहे हैं ना, वो मिनिमम सम एश्योर्ड हर साल इन्फ्लेशन से बढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आज मैं 37 लाख का इंश्योरेंस ले लूंगा, बट आने वाले 5 साल के बाद वो 37 लाख विल नॉट बी सफिशिएंट, तो वो अमाउंट बढ़ जाना चाहिए। To just give you a demonstration of what I am telling, I will use TVM simply. Okay, यहाँ पे भी है TVM, so we can use it. For example, जो आज 37 लाख रुपीस है, अगर यहाँ से 4 साल के बाद किसी इंडिविजुअल को कुछ हो जाता है, एंड उसका इन्फ्लेशन कितना पकड़ा था हमने, 9%, 3 करोड़ 70 ले लिया 37 लाख। मैंने स्क्रीन को जूम किया है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर 4 साल के बाद कुछ डेथ हो जाता है तो 37 लाख विल नॉट बी इनफ, तभी 52 चाहिए। अगर नियरली 6 साल के बाद कोई इंडिविजुअल का लाइफ एंड होता है तो तभी 62 लाख चाहिए। तो ऑलवेज यू नीड टू एंश्योर दैट जब भी आप गोल बेस्ड इंश्योरेंस खरीदते हो ना, तो मिनिमम इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ते रहना चाहिए। तो जो इंक्रीजिंग इंश्योरेंस रहता है उसका परसेंटेज ऑलवेज हैज टू बी इन्फ्लेशन लिंक्ड, तो देन इट विल बी सफिशिएंट इनफ फॉर दैट। क्योंकि आज जो मुझे 5 करोड़ लग रहा है या 2 करोड़ लग रहा है, वो शायद थोड़ा आगे जाके वो बढ़ते जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो साथ में उस चाइल्ड गोल के लिए, तो आप शायद सम एश्योर्ड सेम रखो। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो फिर तो आपको 100% इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के साथ ही जाना है। Secondly, the last screen that I can help you, अभी retirement vacation planning, this is one of the emotional goals a client have कि 55 एज तक वो वेकेशन के लिए इन्वेस्ट करेंगे। आज ईयर है 2021, क्लाइंट का एज में भी 46 ईयर्स, एंड इस साल उसको नहीं जाना है। वेकेशन 7% से एस्केलेट हो रहा है, एंड 9% उसका एवरेज रिटर्न है। अभी वो बोल रहा है कि 50 एज के बाद हर साल मुझे ऑल्टरनेट ईयर वेकेशन पे जाना है ऑफ 1 लाख रुपी। तो ये 1 लाख रुपी है, 51 हो गया, 53 हो गया, 55 हो गया, 57 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 63 हो गया, एंड 65 पे बोलता है कि एक बड़ा वेकेशन करना है 10 लाख रुपीज़ का। तो ये सारा डेटा मैंने डाल दिया कैश फ्लो टेबल के हिसाब से। मुझे पता चल गया उसको कौन से साल में कितना विड्रॉवल देना है मुझे, एंड उसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी उस चीज़ के लिए कितना करना है। तो दिस इज ये, किसी को इमीडिएट चाहिए जिस तरीके से चाहिए, बीच में आपको कैश फ्लो कंटिन्यूस चाहिए, जो एज्यूम करना है आप एज्यूम करके ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि एक इमीडिएट वेकेशन गोल है और एक लॉन्ग टर्म वेकेशन गोल है, तो मैं बहुत बार 2 तरीके के कैलकुलेशन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, रिटायरमेंट एज मैंने 55 ही ले लिया यहाँ पे, 2021 एज इज फॉर एग्जांपल 40 ईयर्स। हर साल मुझे लाख रुपए का खर्चा करना है, इन्फ्लेशन इज 7%, रिटर्न इज 9%। अभी ये लाख रुपए को मैं टिल द एज ऑफ 55 ऐसा ही लेते जाता हूँ, जस्ट या टिल द एज ऑफ 50। टिल द एज ऑफ 50 मुझे 10,000 का SIP करना है और ये 9% रिटर्न है। एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि 50 के बाद टिल द एज ऑफ 60, अभी कैसे हो गया ना, ये मेरा इन्वेस्टमेंट का एज 55 था, बट मैं 55 तक इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा गोल ही एक्चुअली 55 पे खत्म 50 पे ही खत्म हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लास्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट 49 डालता हूँ और वापस एक बार कैलकुलेट प्रेस करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे आ गया 13,000 रुपीज SIP इज रिक्वायर्ड, ताकि मैं आज से नेक्स्ट टिल द एज ऑफ 50 एक वेकेशन के लिए जा सकूँ। अभी सेकेंड टाइम मैं क्या करता हूँ उसी सेम चीज़ के लिए, कि जो लास्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट है इसको 55 पकड़ता हूँ। अभी मेरा करंट ईयर तो 2021 ही रहेगा, मेरा एज भी सेम रहेगा, वो कुछ भाग नहीं सकता आगे। 7% इन्फ्लेशन रहेगा, 9%, एंड अभी रिटर्न मैंने थोड़ा ज़्यादा पकड़ लिया है, समवेयर 11%। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा 10 साल के बाद चाहिए अभी सीधा। तो मैं फ्रॉम द एज ऑफ 51 मुझे 1 लाख रुपी चाहिए यहाँ पे। 10 लाख का
52, 53, 54, 55 रिटायर हो रहा हूँ, तो उस साल मुझे नेक्स्ट ईयर एक बड़ा वेकेशन करना है 10 लाख रुपी। एंड उसके बाद मैं बोलता हूँ कि टिल द एज ऑफ 60 मुझे 2-2 लाख रुपए का वेकेशन टूर पे जाना है। एंड देन आई एम जस्ट वांट टू बी साइलेंट। अभी इससे भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो मेरा SIP आ गया 14,000 के हिसाब से। पर अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे करता तो थोड़ा शायद सिप अमाउंट ज़्यादा आता जाता। तो लेट अस इवन डेमोन्स्ट्रेट दैट पार्ट नाउ। तो अभी मेरा यहाँ पे SIP आया एक 36,000 के आसपास, और अगर मैं ये कर रहा था तो 13,000 एंड पहले का 13,000, तो समवेयर 26,000 के आसपास आ रहा था। तो यहाँ पे मेरा सिप हो जाता था, तो मैंने उसको 2 बार कैलकुलेट करके दिया, एक बार पहले 10 साल के लिए, दूसरी बार दूसरे के लिए, और दोनों फंड्स को अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट किया, एक को कंजर्वेटिव में किया, एक को एग्रेसिव में किया। तो इस तरीके से आप दो, मतलब अभी ऐसा है ना कि आपके हाथ में कैलकुलेटर है, आप जिस तरीके से उसके कॉम्बिनेशंस बना के यूज करना चाहो, यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ यूज। मे बी मैंने कुछ तरीके दिखाए, आपको कुछ नए तरीके समझते हैं, तो इवन यू कैन डू दैट।